Good morning to all of you. I am going to discuss about methods of measuring price elasticity of demand. मूल्य की कीमत लोच को मापन करने की विधि। आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम लोग मूल्य की कीमत लोच को कैसे इवेलुएट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मापते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि मांग की कीमत लोच हमें ये तो बताती है कि कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है, लेकिन ये नहीं बताती कि कितना परिवर्तन हुआ। हमें ये नहीं पता चल पाता है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हुआ। इसलिए इस स्थिति को पता करने के लिए, एक मैजिक नंबर को पता करने के लिए, हम वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के बाद जो चेंजेज आता है, उस चेंजेज को पता करने के लिए किस मात्रा में चेंजेज आया है, किस मात्रा में बदलाव आया है, इस बदलाव को जानने के लिए मूल्य की कीमत लोच को मापन करने की विधि के बारे में जानेंगे। किस विधि के द्वारा मूल्य की कीमत लोच को हम पता करते हैं, कितना चेंजेज आया, कितना बदलाव आया। उसके लिए कुछ आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कुछ प्रमुख विधियों के बारे में विश्लेषित किया है, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे टोटल आउटले मेथड, जियोग्राफिकल मेथड, जिसको हम पॉइंट मेथड भी कहते हैं, बिंदुरीति कहते हैं। अनुपातिक मेथड, अनुपातिक विधि, प्रोपोर्शनेट मेथड। आज हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? टोटल आउटले मेथड, कुल व्यय रीति। किसके बारे में? कुल व्यय रीति, कुल व्यय विधि। दूसरा है अनुपातिक विधि, और तीसरा है बिंदु विधि, या हम लोग उसको कह सकते हैं रीति, पद्धत। आज हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? कुल व्यय विधि, अनुपातिक विधि और बिंदु विधि। इन तीन विधियों के माध्यम से हम पता करते हैं कि वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के बाद वस्तु के मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, और जो परिवर्तन होता है उस मैजिक नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं। हम आते हैं कुल व्यय विधि के ऊपर। टोटल आउटले मेथड को प्रोफेसर मार्शल का नाम सुना आप लोगों? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का पूरा नाम क्या है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बहुत ही प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। एडम स्मिथ के बाद अर्थशास्त्र में कुछ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का नाम है, उसमें अल्फ्रेड मार्शल का नाम प्रमुखता से गिना जाता है। मार्शल साहब ने टोटल आउटले मेथड, कुल व्यय विधि, कुल व्यय रीति के बारे में, कुल व्यय पद्धति के बारे में उसको प्रतिपादित किया। टोटल आउटले मेथड को किसने लॉन्च किया? प्रोफेसर मार्शल ने। और उन्होंने बताया कि मूल्य में परिवर्तन से पूर्व किसी स्पेसिफिक वस्तु के बारे में, हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? किसी विशेष वस्तु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो किसी स्पेसिफिक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से पूर्व और मूल्य में परिवर्तन के बाद होने वाले कुल व्यय की परस्पर तुलना की जाती है। क्या करते हैं? वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन से पूर्व और परिवर्तन के बाद होने वाले कुल व्यय की परस्पर तुलना की जाती है, आपस में तुलना की जाती है, कंपैरिजन की जाती है।
क्या करते हैं? तुलना करते हैं, कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरिजन स्टडी। और तुलना के माध्यम से मूल्य में परिवर्तन से वस्तुओं के क्रय की कुल मात्रा में परिवर्तन आता है। परिवर्तन किस में हो रहा है? वस्तु के मूल्य में। किस में हो रहा है? वस्तु के मूल्य में। तो वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से वस्तुओं के क्रय की कुल मात्रा, क्रय की कुल मात्रा में क्या परिवर्तन आया, कितना चेंजेज आया। हम लोग सामान्यता पढ़ते हैं, सामान्यता हम लोग अक्सर जानते हैं कि जब किसी विशेष वस्तु के मूल्य में एक निश्चित समय में जब परिवर्तन होता है या उसके वस्तु के मूल्य में कमी होती है या वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, तो उस वस्तु के मूल्य में और उस वस्तु के मांगी गई मात्रा में, मांग में बढ़ोतरी होती है। सेम विपरीत उसी क्रम में यदि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी तो वस्तु की मांग में क्या होती है? कमी होती है। इसको क्या कहते हैं? मांग का नियम कहते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। क्वांटिटी डिमांडेड, वस्तु के मूल्य और वस्तु के मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। उसी नियम के अनुसार हम यहां भी देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन से पहले वस्तु के मूल्य की मात्रा कितनी थी, वस्तु की मांग की मात्रा कितनी थी। माना कि किसी स्पेसिफिक गुड्स का प्राइस 100 रुपया है, वस्तु का मूल्य कितना है? 100 रुपया है। जब वस्तु का मूल्य 100 रुपया था तो उसकी डिमांड 500 यूनिट थी। कितनी थी? 500 यूनिट। और वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय चेंज? चेंज से क्या समझते हैं? बदलाव से। बदलाव का हुआ क्या? तो वस्तु का मूल्य बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो वस्तु का मूल्य बढ़ेगा या तो घटेगा। मान लेते हैं वस्तु का मूल्य चेंज होकर के 100 से 120 हो गया, भाई यही तो गए, तो बढ़ेगा तो घटेगा। हम मानते हैं 120 हो गया तो क्वांटिटी घट जाएगी। अब ये जो 500 यूनिट पहले परचेज होती थी, अभी घट करके 400 हो सकती है। ये जो हम अभी एज्यूम कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए मेथड कर रहे हैं, जबकि होता क्या है, ये नंबर हमको नहीं मालूम चलता है कि कितना होगा, ये नंबर मालूम नहीं चल पाता। उसी को कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल आउटले मेथड का अध्ययन करेंगे। मूल्य में परिवर्तन से वस्तुओं के क्रय की कुल मात्रा में, वस्तुओं के क्रय की कुल मात्रा, क्रय की कुल मात्रा का मतलब क्या है? मांगी गई मात्रा जो हम परचेज करते हैं, एक कस्टमर, कंज्यूमर जो परचेज करता है। मूल्य परिवर्तन से वस्तुओं की कुल मात्रा में परिवर्तन आता है। हम देखें वहां परिवर्तन आया है। यदि मान लीजिए वस्तु का प्राइस घट करके 80 रुपीज हो गया तो क्वांटिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। हो सकता है कि मे भी 600 हो जाए, मे भी 600 भी हो सकती है। इसलिए कुल व्यय में भी परिवर्तन संभव होता है। कुल व्यय में भी परिवर्तन संभव होता है। ध्यान दीजिए, कुल व्यय मेथड का ट्रिक, वस्तु का प्राइस, वस्तु का मूल्य कितना था? 100 रुपया। डिमांड कितनी थी? 500 यूनिट। कितना हो गया? मल्टीपल करिए, 100 मल्टीप्लाई बाई 500, 500, 2 जीरो और लग जाएगा, 50,000 रुपीज। जब स्पेसिफिक वस्तु की प्राइस 100 रुपीज थी तो उसकी मार्केट में डिमांड कितनी थी? 500 यूनिट। तो टोटल एक्सपेंसेस कितना होता था? 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज। सेकेंड कंडीशन में आइए, वस्तु का मूल्य इंक्रीज कर जाता है, वस्तु का प्राइस इंक्रीज करता है। फिर आइए, कितना हो गया प्राइस चेंज होकर के? 120। डिमांड कितनी हो गई? 400। डिमांड घटी है,
प्राइस इंक्रीज किया है, क्वांटिटी डिक्रीज किया है, लेकिन टोटल एक्सपेंसेज कितना हुआ? 48,000। सेकेंड थर्ड पे आते हैं, थर्ड कंडीशन हमारी प्राइस डिक्रीज करके 80 रुपीज हो जाती है। प्राइस डिक्रीज करके कितनी हो गई? 80 रुपीज। जब 80 रुपीज प्राइस हो गई तो डिमांड में बढ़ोतरी हो गई। कितना हुआ? 600। कितना हो गया? 48,000। यानी आप देख रहे हैं कि टोटल जो एक्सपेंसेज है, टोटल एक्सपेंसेज हमारा चेंज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस प्रकार ज्ञात किया जाता है कि कुल व्यय की मात्रा पहले से अधिक है या कम है या बराबर है। कुल व्यय रीति के अनुसार मांग की लोच निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इस कुल व्यय रीति के अंतर्गत भी जब हम बात करते हैं कुल व्यय रीति की, कुल व्यय रीति के अनुसार जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मांग को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। मांग की लोच को पहला है इकाई से अधिक, इकाई से अधिक, इकाई से अधिक, और दूसरा है इकाई के बराबर, इकाई के बराबर, और तीसरा पॉइंट है इकाई से कम, इकाई से कम। आइए, इकाई से अधिक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? इकाई से अधिक जो ये आपका लाइन है, इकाई से अधिक, क्या समझते हैं? इसका मतलब क्या है? मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको हम क्या लिखेंगे? इकाई से अधिक, E इज ग्रेटर देन 1, E इज ग्रेटर देन 1। कैसे लिखेंगे? स्मॉल e ग्रेटर देन 1, इसको कहते हैं E इज ग्रेटर देन 1। इकाई के बराबर, इसको क्या लिखेंगे? E इजकल टू 1। समझ में आया कि नहीं आया? और लास्ट पॉइंट है हमारा इकाई से कम, E इज लेस देन 1। समझ में आ गया? E इज लेस देन 1। इकाई से अधिक के बारे में हम जानते हैं। इकाई से अधिक किसको कहते हैं? जब वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन, जब वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि कीमत बढ़ने से, ध्यान दीजिए, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, E इज ग्रेटर देन 1। जब वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि कीमत बढ़ने से कुल व्यय में कमी आ जाए, कीमत बढ़ने से कुल व्यय में कमी आ जाए। क्या बोले हैं? कीमत बढ़ने से कुल व्यय में कमी आ जाए। अभी पिछला एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे थे ना, कीमत बढ़ने से प्राइस इंक्रीज कर रहा था, 100 रुपया से बढ़कर के प्राइस कितना हो गया था? 120। आइए फिर से एक बार उसको देखते हैं। स्पेसिफिक गुड्स ले लेते हैं। किसी स्पेसिफिक गुड्स की जो प्राइस है 100 रुपीज़ है, कितना है? 100 रुपीज़। जब गुड्स की प्राइस 100 रुपीज़ थी, तो यूनिट कितनी थी? 500। और मान लीजिए जब प्राइस इंक्रीज करके 120 हो गया, कितना हो गया? 120, तो इसकी यूनिट घट करके 300 हो गया। कितना हो गया? 300 हो गया। जब प्राइस 100 रुपीज़ था, डिमांड कितनी थी? 500 यूनिट। कितना हुआ एक्सपेंसेज? 50,000 रुपीज़। कितना हुआ? 50,000 रुपीज़। लेकिन जैसे ही प्राइस इंक्रीज किया, डिमांड घट गई, और डिमांड घटने के बाद हमारी यूनिट 500 से घट करके 300 हो गई। जब 300 हो गया, आइए कैलकुलेट करते हैं कि 300 यूनिट जब डिमांड हो गई हमारी रिड्यूस करके, तो टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ? 120 मल्टीप्लाई बाई 300, 36,000। आपके सामने दो फिगर हैं। पहला है जब प्राइस हमारी स्टार्टिंग प्राइस थी, और दूसरा है प्राइस के इंक्रीज करने के बाद का, प्राइस के इंक्रीज करने के बाद का।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब बताइए, प्राइस के इंक्रीज करने के बाद टोटल एक्सपेंसेस घटा है या बढ़ा है? प्राइस जब इंक्रीज किया है तो टोटल एक्सपेंसेस घटा है कि बढ़ गया है? बढ़ा है, घट गया है। भाई टोटल एक्सपेंसेस आपका हुआ 36,000, पहले कितना था? 50,000। जब वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि कीमत बढ़ने से वस्तु के कुल व्यय में कमी आ जाए तथा इसके विपरीत कीमत घटने से वस्तु के कुल व्यय में या वस्तु का कुल व्यय अधिक हो जाए। मान लीजिए, आगे आइए, वस्तु का प्राइस स्टार्टिंग में कितना था? 100 रुपीज, प्राइस घट के हो गया 80 रुपीज। कितना हो गया? 80 रुपीज। कीमत घटने से कुल व्यय में वृद्धि हो जाए तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक कहलाती है। प्राइस कितना हो गया भाई? 80 रुपीज। डिमांड घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। मान लेते हैं हम मान लीजिए 700 यूनिट हो गया डिमांड बढ़ करके। पहले कितनी थी? 500 यूनिट। अब कितना हो गया? 700 यूनिट। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 मल्टीप्लाई बाई 700, 56,000, 56,000। कितना हो गया? 56,000। आपके सामने 3 फिगर है। एक है प्राइस के इंक्रीज करने का, जब प्राइस हमारी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करने का, और दूसरा है जब हमारी प्राइस डिक्रीज कर रही है। प्राइस के डिक्रीज करने के बाद जब हमारी प्राइस इंक्रीज कर रही है, हमारा टोटल एक्सपेंसेज रिड्यूस कर जा रहा है। लेकिन जैसे ही हमारी प्राइस डिक्रीज कर रही है, हमारा वस्तु की मांग वस्तु के मांग भी इंक्रीज कर रही है, और वस्तु के मांग के इंक्रीज करने के कारण टोटल एक्सपेंसेज भी इंक्रीज कर रहा है। इसलिए कहा जाता है इसमें, इस मूल्य में जो लोच है, ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। जब मांग की लोच इकाई से अधिक है तो इसको क्या कहेंगे? E इज ग्रेटर देन 1। इकाई से अधिक, E इज ग्रेटर देन 1। समझ में आया? एक फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। 3 कॉलम ड्रा करिए, 3 कॉलम। एक टेबल में 3 कॉलम ड्रा करिए। एक कॉलम और बढ़ा लीजिएगा, 4 कॉलम कर लीजिए। 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए। 4 कॉलम में 4 रो बना लीजिए। 1 2 3 और ये हो गया 4। टेबल बन गया आपका। चलिए, पहले कॉलम के पहले रो में लिखिए कीमत, प्राइस। क्या लिखेंगे? प्राइस। कास्ट नहीं बेटा, प्राइस। कॉस्ट का मतलब लागत होता है। प्राइस किसमें होगा? प्रति इकाई। प्राइस यूनिट में होगा। किसमें होगा? यूनिट में। दूसरे रो में लिखिए, दूसरे कॉलम के पहले रो में डिमांड। ये किसमें होगा? ये भी यूनिट में होगा। किसमें? यूनिट में। तीसरे कॉलम के तीसरे में लिखिए टोटल एक्सपेंसेज। क्या लिखेंगे? टोटल एक्सपेंसेज। टोटल एक्सपेंसेज किसमें होगा? रुपए में, कुल व्यय। और होगा मांग की लोच, इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगला कॉलम, इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई नहीं, वो थोड़े नहीं होगा। इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु का स्टार्टिंग का मूल्य
पार्ले जी बिस्किट का नाम सुने हैं? पार्ले जी बिस्किट, मान लीजिए पार्ले जी बिस्किट का प्राइस 6 रुपीज पर यूनिट है। कितना है? 6 रुपीज पर यूनिट। जब पार्ले जी बिस्किट की का प्राइस कीमत 6 रुपया पर यूनिट था तो इसकी डिमांड कितनी है? 100 यूनिट। कितना है? 100 यूनिट। ये स्टार्टिंग का कंडीशन है। प्राइस कितनी थी? 6 रुपीज। डिमांड कितनी हुई? 100 यूनिट। टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा? 600 रुपीज। 6 मल्टीप्लाई बाई 100, 6 मल्टीप्लाई बाई 100। आगे आइए, अगले कॉलम में सेकंड कंडीशन है प्राइस इंक्रीज कर जा रही है। प्राइस क्या कर रही है? इंक्रीज कर जा रही है। अब प्राइस 6 रुपया से बढ़ करके 8 रुपया हो गया। कितना हो गया? प्राइस 6 रुपया से बढ़ करके 8 रुपया हो गया। और हमारी डिमांड 100 से डिक्रीज करके 60 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 60 यूनिट। अब बताइए टोटल एक्सपेंसेज घटेगा कि बढ़ेगा? 480 हो गया। कितना होगा? 480। 8 रुपया आपकी वस्तु का मूल्य है, 60 मांग है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 60 इक्वल टू 480। टोटल एक्सपेंसेस पहले की तुलना में डिक्रीज किया है। हम क्या करते हैं? डिफिनेशन पढ़े थे हम कि पूर्व में क्रय किए गए वस्तु का कुल व्यय और बाद में क्रय किए गए वस्तु का कुल व्यय, उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। सामने कंपैरिजन हो गया, आपका यहाँ पर घट गया टोटल एक्सपेंसेज। अगले क्रम में जब प्राइस इंक्रीज किया हमने देख लिया है, प्राइस इंक्रीज किया हमने देखा, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज कर रही है। अगला कॉलम देख लीजिए, प्राइस को डिक्रीज करा के देखते हैं। प्राइस मान लीजिए हमारी 6 रुपये से घट करके 4 रुपीज हो गई। कितना हो गई? 4 रुपये, 4 रुपया हो गया। प्राइस कितना हुआ? 4 रुपया हो गया। जब प्राइस हमारा 4 रुपया हो गया घट करके, तो हमारी वस्तु की डिमांड घटेगी कि बढ़ेगी? हाँ, बढ़ेगी 100%। एनी कंफ्यूजन? हम तो कह रहे हैं घटेगी। हम मान लेते चलिए जब आप कह रहे थे 175 डिमांड हमारी बढ़ करके 175 हो गई। टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ इसमें? 700। कितना हुआ? 700। ये क्लियर हो गया? जो वस्तु के मूल्य में बदलाव होने से कुल व्यय बराबर नहीं हुआ, कुल व्यय में परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? कुल व्यय में परिवर्तन हुआ है। इसलिए इसको हम डिनोट करेंगे E इज ग्रेटर देन 1। E इज ग्रेटर देन 1। ओके? टेबल से स्पष्ट है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय डिक्रीज कर रहा है, कुल व्यय घट रहा है, जबकि वस्तु की कीमत घटने पर कुल व्यय बढ़ रहा है, कुल व्यय बढ़ रहा है। अतः मांग की लोच इकाई से अधिक है, मांग की लोच इकाई से अधिक है। हेंस दिस कंडीशन इज नोन एज E is greater than 1। लोच की जो स्थिति है उसको क्या कहेंगे? E is greater than 1, इकाई से अधिक। चलिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है हमारा? अनुपात, इकाई के बराबर, इकाई के बराबर, इकाई के बराबर, इकाई के बराबर। जैसा कि हम पिछले में पढ़े हैं, पिछला में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, पूर्व की वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से पहले क्रय करने पर कुल व्यय और वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के बाद क्रय करने पर कुल व्यय, दोनों का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। यदि मूल्य में परिवर्तन के कारण कुल व्यय की राशि में
यदि मूल्य में परिवर्तन के कारण कुल व्यय की राशि में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। यदि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण वस्तु के मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु के मांग में लोच इकाई के बराबर होगी। क्या होगी? इकाई के बराबर होगी। मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। इसमें जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, ठीक उसी अनुपात में मांग की मात्रा में विपरीत परिवर्तन भी होता है। मांग की मात्रा में विपरीत परिवर्तन भी होता है। फिर हम एक टेबल ड्रा कर लीजिए। प्राइस हम लिखते हैं सेम पिछले कंडीशन के अनुसार 6 रुपीज से स्टार्ट करते हैं। प्राइस हमारी कितनी है? 6 रुपीज। डिमांड कितनी है? 100 यूनिट। कितना है? 100 यूनिट। टोटल एक्सपेंसेज कितना होगा? 600। टोटल एक्सपेंसेज 600। यदि हमारी प्राइस इंक्रीज करती है तो हमारी डिमांड घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। प्राइस के इंक्रीज करने पर डिमांड हमारी घट करके माना कि 75 हो गई। क्या हो गई? घट करके 75 हो गई। जब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हुआ तो मांग की मात्रा में भी परिवर्तन हुआ। अब टोटल एक्सपेंस कुल व्यय को कैलकुलेट करिए, कितना होगा? क्लियर है? एक बार फिर से चेक कर लीजिए। चलिए, आपने कहा, मैंने लिख दिया 600, 600। 8 × 5 0 56, 600। वेरी गुड। यदि वस्तु के मूल्य में पुनः परिवर्तन हुआ और वस्तु का मूल्य डिक्रीज कर गया, डिक्रीज का मतलब घट गया, वस्तु का मूल्य रिड्यूस किया, वस्तु के मूल्य में कमी हुई और वस्तु के मूल्य में कमी होकर वस्तु का मूल्य हो गया 4 रुपया। कितना हो गया? 4 रुपया। एग्जाम्पल किसका लिए थे हम लोग? पार्ले जी का। यदि पार्ले जी के मूल्य में कमी हुई और मूल्य 4 रुपया हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी। और डिमांड माना कि डिमांड बढ़ करके हो गया 150 यूनिट। कितना हो गया? 150 यूनिट। टोटल एक्सपेंसेज कितना होगा? 600। 600। टोटल एक्सपेंसेज हुआ हमारा 600। अब बताइए, टोटल एक्सपेंसेज में कोई चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ। इस ग्राफ को देखने से मालूम होता है कि वस्तु के मूल्य में जिस रेशियो में परिवर्तन हो रहा है उसी रेशियो में वस्तु के मांग में भी बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए कुल व्यय में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अतः मांग की लोच इकाई के बराबर है। मांग की लोच इकाई के बराबर है। मीन्स E इज ग्रेटर देन 1। E इज ग्रेटर देन 1। हाँ सॉरी, E इजकल टू 1। सॉरी, E इजकल टू 1। समझ में आया? E इजकल टू 1। समझ में आया? नहीं आया? तुमको समझ में आया? नहीं समझ में आया तुरंत बोलिए, पूछिए। जितनी बार पूछिए उतनी बार हम बताएंगे। ओके, चलिए अगला हमारा पॉइंट है इकाई से कम। E इज लेस देन 1। E इज लेस देन 1। E इज लेस देन 1। जब वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन, जब वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि कीमत घटने से कुल व्यय कम हो जाती है। कीमत घटने से कुल व्यय कम हो जाती है और कीमत बढ़ने से कुल व्यय बढ़ जाता है, तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। चलिए पिछले टेबल को एक बार हम फिर से ड्रा करते हैं। प्राइस वही रखते हैं 684। जब हमारी वस्तु की प्राइस, मान लीजिए ब्रिटानिया बिस्किट का एग्जांपल लेते हैं। ब्रिटानिया बिस्किट की जब प्राइस 6 रुपीज़ थी तो डिमांड उसकी 100 यूनिट थी। कितनी थी? 100 यूनिट। टोटल एक्सपेंसेज कितना था? 600। टोटल एक्सपेंसेज कितना हुआ? 600। हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय? लेस देन 1 के बारे में पढ़ रहे हैं। सेकेंड कंडीशन में
ब्रिटानिया बिस्किट का प्राइस 2 रुपया बढ़ करके 8 रुपया हो जाता है। कितना हो गया? 8 रुपया। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। डिमांड घट करके 90 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 90 यूनिट। टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा? 720 720 रुपया, 720 रुपया, क्योंकि हमारे वस्तु का मूल्य बढ़ गया था और मांग हमारी कम हो गई थी। अगला कंडीशन क्या है? वस्तु का मूल्य डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, घटेगा। और वस्तु का मूल्य प्रारंभिक मूल्य से 2 रुपया कम होकर के 4 रुपया हो जाती है। कितनी होती है? 4 रुपया हो जाती है। निधि, जब वस्तु का मूल्य घटा है तो उसकी मांग बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी। श्योर हो? चलिए, वेरी गुड। वस्तु का मूल्य, वस्तु का मांग बढ़ करके हो गया 125 यूनिट। कितना हो गया? 125 यूनिट। कितना हुआ जी? 125 यूनिट। अब टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा बताइए? 500। कितना हो गया? 500। टेबल को देखने से स्पष्ट होता है, टेबल को देखिए, टेबल को देखने से स्पष्ट होता है कि कीमत बढ़ने से वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय, कीमत बढ़ने से वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय, वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय, टोटल एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, कुल व्यय बढ़ रहा है। जबकि वस्तु की कीमत घटने से, वस्तु की कीमत घटने से वस्तु का कुल व्यय घट रहा है। कितना हो गया? घट करके 500। इसलिए मांग की लोच इकाई से कम है, इकाई से कम होगी। यदि मांग की लोच इकाई से कम होगी उसको क्या लिखेंगे? E इज लेस देन 1। E इज लेस देन 1। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए? E इज लेस देन 1। E इज लेस देन 1। ये आपको स्पष्ट हो गया? एनी क्वेरी? इसमें यदि कुछ पूछना हो तो पूछिए। अब कुछ नहीं है ना? अगले क्रम में हम लोग प्रोपोर्शनेट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।